हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले पावर स्टेजेस इन ए इंडक्शन मोटर के बारे में। और ये टॉपिक कवर होता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2 सब्जेक्ट के अंदर। देखिए, पावर स्टेजेस इसका मतलब क्या है। तो मान लीजिए हम इनपुट में स्टेटर में हम इनपुट देते हैं और शाफ्ट में से हम मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं पावर। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसमें कहाँ लॉस होता है, कितना लॉस होता है, कौन कौन से लॉस होते हैं और पावर कैसे ट्रांसफर होता है एक स्टेज के दूसरे स्टेज में, ये सब हम देखने वाले हैं अभी। देखिए, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। मोटर इनपुट इन स्टेटर। हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर है, उसमें इनपुट जो है वो हम स्टेटर में देते हैं और ये 3 फेज इनपुट होता है जनरली। अब स्टेटर में जब इनपुट देंगे तो क्या होगा, स्टेटर के अंदर 2 टाइप के लॉसेस होंगे, स्टेटर कॉपर लॉस एंड आयरन लॉसेस। 2 टाइप के लॉसेस स्टेटर के अंदर होंगे। और आयरन लॉसेस है, उसके अंदर भी 2 लॉस इंक्लूड होते हैं, वो है हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस। ये दो लॉसेस को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट लॉसेस, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और सप्लाई में हमने जो फ्रीक्वेंसी दी है स्टेटर में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस बोथ आर कांस्टेंट। तो ये लॉस कांस्टेंट हो गए। अब कॉपर लॉस की बात करें, कॉपर लॉस जो है वो वेरिएबल लॉस है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस होता है। तो आई स्क्वायर आर में आर हम लोग मान सकते हैं कि आर कांस्टेंट है, तो जो लॉस है वो वेरी होगा करंट की वजह से, क्योंकि आई स्क्वायर आर है तो करंट तो वेरी होगा ही, क्योंकि लोड में वेरिएशन आएगा तो करंट में भी वेरिएशन आएगा। तो उसके हिसाब से आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो वेरिएबल लॉसेस हम कंसीडर करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे डिफाइन करें तो 3I1 स्क्वायर R1 ऐसा बोल सकते हैं स्टेटर कॉपर लॉसेस को। अब यहाँ 1 सेपरेट क्यों लिया है, क्योंकि ये स्टेटर साइड का है, इसलिए I1 यानी कि स्टेटर करंट और R1 यानी कि स्टेटर रेजिस्टेंस होता है। तो ये सब हो गया स्टेटर साइड के लॉसेस के बारे में। 2 लॉसेस हुए, स्टेटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस के अंदर भी 2 लॉस आ गए। अब देखिए, बाकी का जो पावर है उसका क्या होगा, रोटर इनपुट P2। अब इसको दूसरी तरफ से ऐसे भी देख सकते हैं कि ये स्टेटर का आउटपुट रहेगा। स्टेटर इनपुट में जो दिया है उसमें से इतने लॉस हो गए, बाकी जो बचा वो क्या हुआ, स्टेटर आउटपुट। और स्टेटर आउटपुट को हमने कहाँ दिया है, रोटर के इनपुट में। इसको P2 से हमने डिनोट किया है। अब देखिए, हमने बोल तो दिया कि स्टेटर आउटपुट हमने रोटर के इनपुट में दिया, लेकिन कैसे दिया है, तो वाया एयर गैप दिया है। हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर जो है वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह, यानी कि स्टेटर को हम प्राइमरी बोल सकते हैं और रोटर को रोटेटिंग सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम प्राइमरी में यानी कि स्टेटर में सप्लाई देंगे तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो हमने दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कैसे प्रोड्यूस होता है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और फाइनली रोटर जो है वो रोटेटिंग में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वाया एयर गैप। उसके बाद आगे का स्टेज क्या आएगा, रोटर कॉपर लॉसेस। देखिए, रोटर में कॉपर लॉसेस स्टेटर में भी आए थे, अब हम रोटर में चले गए, वहां भी रोटर कॉपर लॉसेस होगा।
उसका वैल्यू क्या रहेगी 3i2 इंटू R2। ठीक है, 2 सबस्क्रिप्ट हमने लिया है रोटर के लिए यानी कि सेकेंडरी के लिए। I2 मीन्स रोटर करंट एंड R2 मीन्स रोटर रेजिस्टेंस। तो टोटल रोटर कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा 3i2 इंटू R2, क्योंकि 3 फेज है इसलिए। अब क्वेश्चन ये कि ये आयरन लॉस जो था वो स्टेटर में तो था, यहाँ पे क्यों नहीं है? देखिए रोटर के अंदर आयरन लॉस होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, उससे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं यानी कि माइनर होता है। तो अगर हम कंसीडर ना करें तो भी चलेगा। तो अभी हमने यहाँ क्या किया है, निग्लेक्ट किया है रोटर आयरन लॉस को। ओनली हम लोग क्या देखेंगे, रोटर कॉपर लॉस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कॉपर लॉस और ये सब लॉस हो गए तो लॉस क्या हुआ, लॉस हो गया तो हुआ क्या उसका? देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी एनर्जी है उसका हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और लॉस भी नहीं कर सकते, यानी कि एक एनर्जी में से दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, लॉस हो गया, तो यानी कि फिर ये लॉ गलत हो गया, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लॉस की वजह से क्या होगा, हीटिंग होगा। हीटिंग यानी कि टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गया। ये जो लॉस है उसका कन्वर्जन किस में हो गया, टेम्परेचर में। तो हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि मोटर जो है वो बहुत ही हीटिंग करती है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसका वजह ये है कि उसका लॉसेस उसमें ज़्यादा होता है, तो मोटर ज़्यादा हीटिंग करती है। तो ये हो गए लॉसेस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, देखिए इसका जो था P2 जो था रोटर, उसका उसमें से ये लॉसेस बाद हो गए यानी कि माइनस कर दिया हमने, तो फाइनल हमने क्या मिल गया, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, उसको हमने बोला PM। देखिए इक्वेशन भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, P2 माइनस रोटर कॉपर लॉसेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड PM। उसको दूसरे टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रॉस रोटर आउटपुट TG इज इक्वल टू PM/2πn। ठीक है, इस पावर की वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क TG, उसे हम बोलेंगे PM/2πn, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये DG जो है वो भी हम फुली यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें भी विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस आते हैं। विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस इसमें से बात कर देंगे तब हमको मिलेगा रोटर आउटपुट, और रोटर आउटपुट जो है वही मोटर का आउटपुट रहेगा, यानी कि रोटर आउटपुट और मोटर आउटपुट P आउट। तो P आउट हमको डिफाइन करना होगा, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो हमने दिया PM माइनस ये विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा P आउट, और P आउट मिल जाएगा। उसके बाद हम शाफ्ट टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये टॉर्क है, इसमें से ये लॉसेस बात करेंगे तभी हमको ये शाफ्ट टॉर्क मिलेगा। तो शाफ्ट टॉर्क इज इक्वल टू P आउट/2π। P आउट क्यों लिया, क्योंकि ये बात करना है इसलिए हमने P आउट लिया है, PM नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आउटपुट मिलता है। तो ये पूरा पावर फ्लो हो गया, यहाँ से हमने इनपुट दिया, जो भी लॉसेस हुए उसके बाद पावर फ्लो होता गया और फाइनली हमें मोटर आउटपुट मिल गया, उसको हम शाफ्ट टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर में ये सब लॉसेस होते हैं। अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी में कैसे होता है, तो सिंपल है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। ठीक है, अब आउटपुट जो है वो इनपुट से कम ही रहेगा क्योंकि इतने सारे लॉसेस आ गए, तो एफिशिएंसी है वो 100 से कम ही रहेंगी, यानी कि मान लीजिए 80% 90% ऐसे रहेगी एफिशिएंसी, क्योंकि ये सब लॉसेस इसमें आएंगे तो आउटपुट कम रहेगा इनपुट से, इसलिए एफिशिएंसी 100 से कम ही रहेगी प्रैक्टिकली।
तो इसे हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब हो गया पावर स्टेजेस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम देखने वाले हैं नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए, इंडक्शन मोटर है ये, इसके दो टेस्ट हम करते हैं, नो लोड टेस्ट और लोड रोटर टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट हम लॉसेस फाइंड करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं नो लोड टेस्ट के पहले हम बात करते हैं। तो ये उसका सर्किट अरेंजमेंट है, कैसे हम लोग डिफरेंट इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फेज सप्लाई दिया और ये 3 फेज है, और ये 3 ए देख सकते हैं, ये क्या है, ए मीटर। करंट मेजर करने के लिए ए मीटर 3 रखे हैं, और ये 2 W1 और W2 ये दो क्या है, वोल्ट मीटर है। पावर मेजर करने के लिए 2 वोल्ट मीटर का यूज किया गया है। यहाँ पे आप V देख सकते हैं, ये V है वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया गया है। और ये 3 जो है ये इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दिए गए हैं, यानी कि ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज और सप्लाइड वोल्टेज हम बोलते हैं। तो इंडक्शन मोटर में हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है। और मोटर और नो लोड, यानी कि मोटर जो है उसमें कोई मैकेनिकल लोड नहीं दिया गया है। देखिए, एक्चुअल में तो ऐसा है, मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे हमें घुमाना होता है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड जो है वो इंडक्शन मोटर में पॉसिबल ही नहीं होती, यानी कि ऑलवेज स्पीड जो है वो समवट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। लेकिन अगर हम लोग इंडक्शन मोटर को नो लोड पे घुमाएंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि ये स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे रहेगी। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड है, तो हम प्रैक्टिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी मोटर। तो ये हो गया नो लोड टेस्ट का सेटअप। अब यहाँ पे देखिए, एज द मोटर इज ऑन लाइट लोड। देखिए, लोड बहुत ही कम है, क्योंकि ओनली शाफ्ट का ही लोड है, वो कुछ मैकेनिकल लोड है ही नहीं। तो मोटर बहुत ही कम है, इसलिए क्या होगा, पावर फैक्टर विल बी वेरी लो। इसका पावर फैक्टर जो है वो बहुत ही कम रहेगा, यानी कि लेस देन 0.5। तो इसको बहुत ही कम माना जाता है। ऐसा है, इसलिए क्या होगा, टोटल इनपुट पावर विल बी W1 माइनस W2, यानी कि रीडिंग ऑफ दिस W1 माइनस रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर W2। तो ऐसा करके हम मेजर कर सकते हैं टोटल इनपुट पावर W0। अब इस मोटर का कैसे हम लोग रीडिंग लेंगे। नो लोड टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज है, उसकी अलग अलग रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नॉर्मल वोल्टेज है, नॉमिनल वोल्टेज, उससे ज़्यादा का रीडिंग भी लेंगे, नॉर्मल वोल्टेज से कम का रीडिंग भी लेंगे। तो ऐसा करके डिफरेंट रीडिंग लेके हम लोग ये टेस्ट का करेंगे रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए, ग्राफ में हम लोग ने ये ग्राफ दिखाया है। यहाँ पे I0 और W0 दोनों है वर्टिकल एक्सिस पे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज है। अब यहाँ सब कुछ डिफाइन किया गया है। यहाँ OB क्या है, नॉर्मल वोल्टेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल वोल्टेज है, ओके। देन BD क्या है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज। देखिए, ये W0 जो है इनपुट पावर, उसको 3 लॉसेस सप्लाई करने होते हैं। एक लॉस क्या होता है, स्टेटर कॉपर लॉस, जो बहुत ही कम होता है और वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसे हम, स्टेटर कॉपर लॉस। ये रहा जो स्टेटर कॉपर लॉस, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 3I02 इंटू R1। देखिए, कॉपर लॉस है वो हम लोग जानते हैं कि I2R होता है, लेकिन ये 3 फेज है, तो क्या होगा 3I02 इंटू R1।
ये क्या हो गया, स्टेटर कॉपर लॉस, और ये बहुत ही स्मॉल होता है। उसके बाद दूसरा लॉस है कोर लॉस। कोर लॉस जो है वो है 3G0 इंटू V²। अब G0 क्या है, कंडक्टेंस, G0 को बोलते हैं कंडक्टेंस। तो ये कोर लॉस हो गया, स्टेटर कॉपर लॉस, कोर लॉस। और तीसरा जो लॉस है वो है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। अब ये मैकेनिकल लॉस है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज। तो ये तीन लॉस भी सप्लाई करने होते हैं इनपुट पावर में, ठीक है। तो ये सब लॉस हम इस ग्राफ के ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो वो भी ये नॉर्मल वोल्टेज है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ बी से हम वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, और ये वर्टिकल लाइंस के ऊपर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये सब लॉसेस। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे W0 का एक ग्राफ है, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो वर्टिकल एक्सिस पे कहाँ पे ये कट करेगा, यहाँ पे ए। W0 का ग्राफ अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये वर्टिकल एक्सिस पे कट होगा, और यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो ए, ये क्या होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। और यहाँ पे हमने ये लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक लाइन है, तो BD भी क्या रहेगा, वो ये अगर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है तो BD का भी यही रहेगा, यानी कि BD इज इक्वल टू लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज। उसके बाद देखते हैं DE, यानी कि ये DE स्टेटर कॉपर लॉस। DE हम मेजर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा स्टेटर कॉपर लॉस, और ये बहुत ही स्मॉल रहेगा। उसके बाद EF यानी कि कोर लॉस है, ठीक है। अब कॉपर लॉस जो है वो वेरिएबल लॉस है, हम लोग जानते हैं कि ये I है, करंट वेरी होता है लोड के साथ, तो कॉपर लॉस हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल है। लेकिन और जो दो लॉसेस है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड कोर लॉस, ये दोनों कलेक्टिवली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट लॉसेस है, वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए, नो लोड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक लॉसेस इज इक्वल टू W0 माइनस OA। OA इट मींस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो अगर टोटल इनपुट पावर में से हम फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस बात कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नो लोड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक लॉसेस। तो अब यहाँ देखिए कॉपर लॉस जो है वो बहुत ही स्मॉल है, निग्लिजिबल। तो फाइनल जो हमें इसमें से लॉस मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोर लॉस। तो नो लोड टेस्ट का रिजल्ट जो होगा वो फाइनली हमें क्या मिलेगा, कोर लॉस। तो कोर लॉस फाइंड करने के लिए हम नो लोड टेस्ट जनरली करते हैं। एंड इसके ऊपर से फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड कंडक्टेंस G0 एंड सस्केप्टेंस B0। देखिए कंडक्टेंस और सस्केप्टेंस क्या है, इसका हम सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए ये पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये इसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोर लॉस है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जब सर्कल डायग्राम की बात करेंगे तब ये दोनों लॉसेस की बात भी करेंगे। तो इस अभी तक तो इतना काफ़ी है कि नो लोड टेस्ट क्या है, कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट कैसे लगाया है, ठीक है, स्पीड क्या होती है और कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ये तीन लॉसेस होंगे, इसमें से अगर कॉपर लॉसेस को हम स्मॉल है इसलिए निगलेक्ट कर दे तो बाद में हमें मिलेंगे कोर लॉस। कोर लॉस फाइंड करने के लिए नो लोड टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, और कई बार इसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से भी लिखा जाता है। तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऐसा बोल सकते हैं। जनरली ब्लॉक रोटर टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए करते हैं, उसके लिए 4 पैरामीटर है वो फाइंड करने के लिए ब्लॉक रोटर टेस्ट का करते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे
ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के बारे में। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं इसे। तो इंडक्शन मोटर में ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का हम लोग यूज़ करते कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए जनरली। और यहाँ पे 4 पैरामीटर दिए गए हैं। ये 4 पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम लोग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट यूज़ करते हैं। देखिए, ब्लॉक्ड रोटर यानी कि रोटर को ब्लॉक करते हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो स्पीड अगर 0 होगी तो इसकी स्लिप कैसी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि स्लिप इज इक्वल टू 1 कैसे होगी, ठीक है, हम लोग जानते हैं स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस n अपॉन nx। अब इस इक्वेशन में अगर स्पीड 0 है n तो क्या हो जाएगा, ns अपॉन ns इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि स्लिप जो है वो नियरली 1 रहेगी। अभी ये कौन कौन से पैरामीटर है जो हम लोग इसमें से फाइंड कर सकते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में। पहला है शॉर्ट सर्किट करंट विथ नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड टू स्टेटर। यानी कि स्टेटर जो है उसमें हम नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करंट है वो कैसा रहेगा, कितना होगा। दूसरा है पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट, ये भी फाइंड कर सकते हैं। तीसरा है टोटल लीकेज रिएक्टेंस X01 ऑफ द मोटर इज रिफर्ड टू प्राइमरी। देखिए, प्राइमरी क्या, मोटर में प्राइमरी कहाँ आ गई, प्राइमरी यानी कि स्टेटर। हमने प्रिंसिपल में देखा था कि मोटर का प्रिंसिपल है वो सेम एज ट्रांसफार्मर जैसा है। यानी कि स्टेटर को हम लोग प्राइमरी कंसीडर कर सकते हैं और रोटर को सेकेंडरी। लेकिन रोटर जो रोटेटिंग में होता है तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये रोटेटिंग सेकेंडरी है। तो टोटल लीकेज रिएक्टेंस X01 ऑफ द मोटर एज रिफर्ड टू प्राइमरी यानी कि स्टेटर। उसके बाद है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर R01 एज रिफर्ड टू प्राइमरी। यहाँ भी प्राइमरी स्टेटर है। तो ये सब पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। अब प्रोसीजर क्या रहेगी इसकी, रोटर इज लॉक्ड और इट में अलाउड वेरी लो स्पीड, यानी नियरली 0 स्पीड अगर है, वेरी स्लो स्पीड है तो इसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो रोटर इज लॉक्ड एंड रोटर वाइंडिंग्स आर शॉर्ट सर्किटेड एट स्लिपिंग्स। रोटर वाइंडिंग जो है उसको शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, कहाँ पे, स्लिप रिंग पे। अगर ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो हम लोग स्लिप रिंग में रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, रिड्यूस टू वोल्टेज 15 to 20% ऑफ नॉर्मल वोल्टेज। देखिए कितना रिड्यूस करना है, 15 to 20% तक रिड्यूस कर देना है नॉर्मल वोल्टेज से। ये वोल्टेज कहाँ देना है, स्टेटर टर्मिनल में। एंड सो एडजस्टेड दैट फुल लोड करंट फ्लोज इन द स्टेटर। देखिए 15 to 20% वोल्टेज जो है वो ऐसे सेट करना है कि स्टेटर में से फुल लोड करंट फ्लो हो जाए। यानी कि स्टेटर में से फुल लोड करंट हो इतना रिड्यूस्ड वोल्टेज हमें सेट करना है। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, ये ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम नहीं दिखाया गया है क्योंकि हमने इससे पहले देखा था नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट में जो सर्किट डायग्राम था, यानी कि जैसे मोटर और वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन था वैसा ही सेम कनेक्शन इसमें भी करेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है। तो जो भी एमीटर, वोल्ट मीटर जो था वो हम लोग जो नो लोड टेस्ट में था वही उसी तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो उसमें हम मेजर कर सकेंगे करंट, उसके बाद वोल्टेज एंड पावर। तो वो सेम प्रोसीजर है, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया है। अब फाइंड करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट विथ नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड टू स्टेटर यानी कि ISN। ISN कैसे फाइंड कर सकते हैं,
इट इज इक्वल टू आई एस इंटू वी अपॉन वी एस। अब ये वी क्या है, देखिए आई एस इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट है, वी है वो नॉर्मल वोल्टेज है, एंड वी एस क्या है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। अब शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कैसे है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ वी, यहाँ पे हमने दिखाया था 15 to 20% होता है, तो क्या हुआ v का फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट विथ नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड टू स्टेटर। इसके बाद हम लोग पावर का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, WS इज इक्वल टू √3 VSL ISL cos phi। ये शॉर्ट सर्किटेड पावर है, शॉर्ट सर्किटेड इनपुट पावर, और ये VSL और ISL क्या है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किटेड लाइन करंट, एंड cos phi यानी कि शॉर्ट सर्किटेड पावर फैक्टर। तो इसमें से अगर हम cos phi डिराइव करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos phi इज इक्वल टू, ये सब जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि WS अपॉन √3 VSL इंटू ISL। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, पावर फैक्टर और शॉर्ट सर्किट। इसके बाद क्या है, मोटर इनपुट ऑन शॉर्ट सर्किट कंसिस्ट ऑफ, देखिए शॉर्ट सर्किट में मोटर में क्या क्या इनपुट करना पड़ता है, तो दो टाइप के लॉसेस होते हैं, स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉसेस एंड कोर लॉस। ये दो लॉसेस भी सप्लाई करने होते हैं मोटर इनपुट के साथ। अब देखिए कोर लॉस जो है वो एकदम स्मॉल होता है, क्यों, क्योंकि हमने वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो क्या है, रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया है, यानी कि कोर लॉस जो है वो वेरी स्मॉल रहेगा, और स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉसेस जो है वो मेजर लॉसेस रहेंगे। तो टोटल कॉपर लॉसेस अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉपर लॉस इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किटेड पावर माइनस कोर लॉस। टोटल पावर में से अगर हम लोग कोर लॉस बात कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉपर लॉस। अब क्वेश्चन ये है कि कोर लॉस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमने नो लोड टेस्ट जब की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि एक ग्राफ ड्रॉ किया था और उस ग्राफ में से हमने कोर लॉस फाइंड किया था, तो वही प्रोसीजर से इसमें भी हम लोग कोर लॉस मेजर कर सकते हैं वो ग्राफ ड्रॉ करके, ठीक है। अब टोटल कॉपर लॉस को हम लोग कॉपर लॉस यानी कि I² लॉस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 into I² into R01 इज इक्वल टू WS माइनस WCL। अब इस इक्वेशन के ऊपर से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं R01 कैसे, R01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WS माइनस WCL अपॉन 3IS², यानी कि ये क्या है, R01 क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर R01 एज रिफर्ड टू प्राइमरी, तो ये भी हमने इसे फाइंड कर दिया। तो ये सब जो पैरामीटर है इसका हम लोग यूज करेंगे सर्कल डायग्राम बनाने के लिए। देखिए सर्कल डायग्राम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, इंडक्शन मोटर के परफॉर्मेंस की बात करें और उसके पैरामीटर्स इवोल्यूशन की बात करें तो सर्कल डायग्राम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये नो लोड टेस्ट और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का जो डेटा होगा हमें मिलेगा, उससे हम क्या कर सकेंगे, सर्कल डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। तो बाद में देखेंगे जब हम लोग सर्कल डायग्राम की बात करेंगे तो ये सब देखेंगे कि कैसे ये सब डेटा उसमें इम्पोर्टेंट रहता है। और अभी तक ये ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में इतना है। इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो सेम एज नो लोड टेस्ट की ही रहेगी, यानी कि वो अभी मैंने ड्रॉ नहीं की है, लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन लिखना है तो वही फिगर आपको ड्रॉ करनी रहेगी। तो ये सब हो गया ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के बारे में। थैंक यू।